नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। श्रीलंका में हालत बहुत ही नाजुक हो गए हैं। वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे वो देश छोड़कर भाग गए हैं। आखिरी जानकारी तक मालदीव में वो बताए जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की भी खबरें हैं कि शायद मालदीव से भी आगे वो निकल सकते हैं। इस बीच जो श्रीलंका के संसद के स्पीकर है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति महोदय ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और रानिल विक्रमसिंघे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि सुबह से जब से यह खबर आई है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर चले गए हैं, लोगों का गुस्सा अचानक सड़कों पर काफी तेजी के साथ फैल गया है। पूरे श्रीलंका में अफरा तफरी का माहौल है। भीड़ ने प्रधानमंत्री के घर पर भी कब्जा कर लिया है। आपको याद होगा पिछले दिनों वो राष्ट्रपति के घर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि उनके पूल में, उनके किचन में, उनके बेडरूम में लोग किस तरीके से घूम रहे थे। और वही लगभग वही स्थिति अब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवास की भी हो गई है। फिलहाल श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां का जो सरकारी दूरदर्शन है रूपवाहिनी, उसको बंद कर दिया गया है और सेना सड़कों पर उतरने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस किसी तरीके से जो आक्रोश है जनता का, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। एक लिहाज से देखें तो श्रीलंका का में जिस तरीके से आर्थिक हालात पिछले दिनों बहुत खराब से खराब होते चले जा रहे थे और उसका पूरा गुस्सा वहां की जो पॉलिटिकल इलीट है, जो वहां के राजपक्षे परिवार है जिसका सत्ता पर पूरी तरीके से कब्जा था, उसके खिलाफ निकला है। लेकिन वाकई में अब आगे क्या हो सकता है? श्रीलंका जिस अराजकता के दौर में पहुंच चुका है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा राजपक्षे परिवार के खिलाफ क्यों फैला और क्या आगे कोई और रास्ता दिखाई पड़ सकता है? क्या वहां नई सरकार जल्द बन सकती है? या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे सैनिक शासन हो जाए। तमाम चीजें हैं, तमाम अटकलें हैं और इन तमाम चीजों का विश्लेषण हम जानेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी से। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर आप देखिए तो ये जो परिवार है राजपक्षे परिवार, ये सिर्फ राष्ट्रपति की बात नहीं है। ये परिवार पूरी तरीके से श्रीलंका की राजनीति पर मजबूती के साथ काबिज था और ये जो क्राइसिस हुआ है ये इनके ही सरकार में हुआ है। महिंद्रा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री थे वो इसके पहले ही भाग चुके हैं। ये राष्ट्रपति को उसी समय पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन जो पावर के अंदर बने रहने का जो इनका कारण था, इसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और वो बने हुए थे। जनता लगातार इस परिवार पे गुस्सा थी। कैबिनेट में इनके परिवार के जो इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, चाहे वो इरिगेशन हो, डिफेंस हो, वो इनके पास थी। अगर इनकी पिछली सरकार देखे तो उसमें हालत ये थी कि तकरीबन 70 लोग एक ही परिवार के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हेड कर रहे थे और कहा जाता है कि पिछली सरकार में 70% जो बजट था वो एक ही परिवार कंट्रोल कर रहा था। तो जब आप इतने ज्यादा ताकतवर तरीके से और सेंट्रलाइज तरीके से सरकार कंट्रोल कर रहे थे, इस परिवार का जो सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी थी वो सिविल वॉर के दौरान जो तमिल उग्रवादियों के खिलाफ जो इन्होंने जिस तरीके से काम किया, उसके चलते इनका प्रो अल्ट्रा नेशनलिस्ट एक अपील थी उस देश के अंदर, श्रीलंका के अंदर। लेकिन जो इस तरह की कठिनाइयां आई उसमें ये पूरी तरह से विफल हो गए किसी तरीके का कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव मेजर्स लेने के लिए, और जनता का गुस्सा इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी में एक्सपर्ट्स तो हालांकि अक्टूबर नवंबर से बोल रहे थे कि श्रीलंका की हालत खराब है। उसका सबसे प्रमुख कारण है वहां पर ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई, उससे उनका टूरिज्म इंडस्ट्री जो मेजर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है वो बुरी तरह से हिल गया। उसके बाद कोविड आ गया जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री पे और असर पड़ा, तो रिवाइवल होता दिख नहीं रहा था। ऑन एंड अबव उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ला दी, उसको कंपलसरी करने की कोशिश की, टैक्स जो किए उसमें मेजर तरीके से छूट देना शुरू किया, तो रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा था।
खर्चे बढ़ रहे थे और कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं था। ये सब चीजें जनता देख रही थी। एक्सपर्ट्स ने बोला जनवरी में कि आप आईएमएफ को अप्रोच करिए, बेल आउट चाहिए आपको। उन्होंने इस सलाह को बिल्कुल नहीं माना और मार्च आते आते श्रीलंका के अंदर हालत ऐसी हो गई कि पहली बार श्रीलंका में ये एक्सटर्नल जो वो थे डेब्ट उस पर उनको डिफॉल्ट करना पड़ा, जो श्रीलंका में कभी हुआ नहीं। श्रीलंका के बारे में एक और रोचक बात है कि पूरे दक्षिण एशिया में श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बेहतरीन माना जाता था। 60 के दशक में यह माना जाता था कि जापान की तरह अगर कोई देश है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो श्रीलंका का है। हमारे विश्वविद्यालय में कई सारे श्रीलंका के छात्र छात्राएं हैं, काफी संपन्न तरीके से है अगर आप साउथ एशिया के और रीजन से कंपेयर करें तो। लेकिन पिछले एक साल में देश की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई और इसका जनता मानती है कि इसके पूर्णतः जिम्मेदार राजपक्षा परिवार है। बट एक सवाल ये कि गोटबाया राजपक्षे अगर राष्ट्रपति थे, वहां के लोगों का गुस्सा था तो अपने पद से इस्तीफा दे देते और श्रीलंका में रहते। ये परिवार का श्रीलंका छोड़कर, देश छोड़कर भाग जाना, ये तो अभूतपूर्व घटना है। तो इस्तीफा देने के बाद क्या देश में नहीं रह सकते थे वो लोग? नहीं, इस्तीफा देना चाह ही नहीं रहे थे। अगर वो इस्तीफा दे देते, जैसे महिंद्रा राजपक्षा, क्राइसिस थी, डिफॉल्ट होने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए जब तक कि जनता उनके घर पे नहीं चली गई। इसी तरह आप गोटाबया राजपक्षा की बात करें तो जब तक उनके पैलेस पे पूरी तरह जनता ने कब्जा नहीं कर लिया तब तक वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब उनके संडे को जब ये प्रोटेस्ट हुआ, उनके घर तक लोग पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि वो वेडनेसडे तक रेजिग्नेशन दे देंगे। पर श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई वर्बल रेजिग्नेशन नहीं होता है, उसमें आपको रिटर्न रेजिग्नेशन स्पीकर को सौंपना होता है। और अगर आप देखिए तो आज वेडनेसडे है और खबर आई कि वो देश छोड़ के ही भाग गए। तो ये जो तमाम चीजें उनकी तरफ से हुई है उससे जनता के अंदर, और उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई बीच पे कि जब तक उनके परिवार के तमाम लोग सुरक्षित श्रीलंका से बाहर नहीं निकल आएंगे तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस तरह का एक बीच में न्यूज भी आई थी। तो ऐसा जनता को लगा कि ये परिवार सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है, किसी तरीके से जिसे हम कहते हैं हिंदी में दाएं बाएं तरीके से सत्ता पे काबिज रहना चाहता है, अपना तरीके से वहां पे रहना चाहता है। तो उस चीज को लेके इतना गुस्सा था कि जनता इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इनकी, मुझे लगता है कि इनके ऊपर थ्रेट था, लाइफ थ्रेट था, और इसलिए वहां पर जो सेना थी वो इनको निकाल करके देश से बाहर ले गई। तो आप ये मानते हैं कि दरअसल राजपक्षे परिवार और राष्ट्रपति महोदय को अपनी जान का खतरा था, लोगों से खतरा था, या उनको इस बात का खतरा था कि अगर वो देश के अंदर रह जाएंगे, नई सरकार आएगी तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और फिर उसके बाद ये जेल में भी रह सकते हैं, या वाकई इनको खतरा था कि लोग इनके घरों में घुस के इनको जान से मार देंगे? देखिए, अगर इन पे इंक्वायरी होगी इस परिवार के ऊपर तो काफी सारे स्कैम्स निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 70% बजट एक ही परिवार कंट्रोल कर रहा था, ये बहुत अभूतपूर्व चीज है, खास करके श्रीलंका जैसे देश के लिए जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह काफी बेहतरीन रहा। दूसरा यह है कि जनता के अंदर एक बड़ा आक्रोश था। आक्रोश क्यों था? हमने सबने पेट्रोल में पंप के बाहर गाड़ियों की लाइन देखी है। सारे नॉन एसेंशियल व्हीकल्स का पेट्रोल और डीजल रोक दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जो नहीं दिखाया जा रहा टीवी स्क्रीन पे वो ये है कि जो एसेंशियल मेडिसिन है जो हर देश में इंपोर्ट होती है, अब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स है नहीं, आप वो एसेंशियल मेडिसिन आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो कई सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके की घर के लोगों को वो एसेंशियल मेडिसिन चाहिए, वो क्या करेंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इन्फ्लेशन 50% है। अगर आप हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन, हम सब इतना बातचीत कर रहे हैं, श्रीलंका में कंपेयर करें 11% यूके में होता है तो सरकार पूरी बदल जाती है, वहां पे विद्रोह हो जाता है। श्रीलंका के अंदर 50% इन्फ्लेशन है, एक छोटी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो संपन्न लोग हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, मेरे ख्याल से उनको तो अगर छोड़ दिया जाए तो लोग, जितने भी श्रीलंका की जनता है आज की तारीख में एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा गुस्सा उनके खिलाफ था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक बड़े मैंडेट के साथ जीत करके आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि जनता इनके साथ नहीं थी 2 साल पहले, मेजर रूप से साथ इनके थी। लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन है, एसेंशियल कमोडिटीज का जो वहां पे स्कैरसिटी है, इसके चलते जनता काफी आक्रोश में है और कुछ भी हो सकता था। किसी का कंट्रोल में इस समय नहीं है वहां पर जनता।
अब आगे आपको क्या लगता है? क्योंकि जो हालात है, जो अराजकता है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां फौज जो है वो शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या ये संभावना आप देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि वहां का जो विपक्ष है, स्पीकर जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट वहां बनाई जाए ताकि लोगों को भरोसा हो और वो श्रीलंका के अंदर एक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करे, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश करे? देखिए, दो चीजें हैं वहां पे जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि इंटरनल, उसमें श्रीलंका की सेना की अगर आप जहां तक बात करें तो श्रीलंका की सेना, मुझे नहीं लगता है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग और जितना मेरे वहां पे लोगों से बात हो रही, कई सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वहां पर, श्रीलंका की सेना इस समय इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होती तो काफी स्ट्रिक्ट रवैया ले सकती थी। ये जो तमाम घटनाएं घट रही है, श्रीलंका की सेना काफी रिस्ट्रेन दिखा रही है। अगर इन दोनों भाइयों को बाहर निकालने का छोड़ दिया जाए, अन्यथा श्रीलंका की सेना ने कोई स्ट्रिक्टली तक रवैया नहीं अपनाया है वहां पर। दूसरा है कि जो अपोजिशन है उनके अंदर ये असमंजस है कि अगर वो इस समय सरकार में आए हैं तो उन्हीं सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा जो पुरानी सरकार में था, क्योंकि इसका सलूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका सलूशन श्रीलंका में नहीं है, इसका सलूशन है अंतरराष्ट्रीय समुदाय, क्योंकि 51 बिलियन का डिफॉल्ट है। 51 बिलियन का डिफॉल्ट एक मेजर होता है। हिंदुस्तान ने तकरीबन 2 बिलियन तक का सहायता की बात कही है, कुछ 60 मिलियन की बात कर रही है, वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है, IMF कुछ ऐसे ही कुछ 3 बिलियन की बात कर रहा है। तो 52 बिलियन का जो डिफॉल्ट है, अगर इन सब आपको जोड़ भी दे तो वो फिगर्स नहीं पहुंच रही है। पर हाँ, एक इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। दूसरा जो मेन चीज है जो श्रीलंका में महत्वपूर्ण है, जहां पे श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स काम आएगी, कि अगर श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि आज की जो हालात है, अगर जो पिक्चर्स लोग देख रहे हैं बाहर, कोई भी श्रीलंका में टूरिज्म के लिए नहीं जाएगा। एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है भारत के लिए और तमाम विश्व के लिए, वो चीज रिवाइव हो सकती है और उससे उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। तो दो लेवल पे यहाँ पर रिवाइवल की आवश्यकता है। एक है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ा दिल खोल करके यहाँ पर मदद करे, IMF, वर्ल्ड बैंक और G7, भारत, चाइना का भी एक रोल होना चाहिए, मदद करे। दूसरा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उससे वहां की इकोनॉमी रिवाइव हो। लेकिन पहले की बना मेरे ख्याल से दूसरा संभव नहीं है। तो होगा क्या? आज जो आपने कहा कि सेना स्टेप इन करना नहीं चाहती है, विपक्ष असमंजस में है क्योंकि उसके पास कोई सलूशन है नहीं, तो ये तो फिर बहुत ही खतरनाक स्थिति श्रीलंका के अंदर बनती चली जा रही है। देखिए, इसमें जो सबसे अहम रोल है वो होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का। सबसे पहली बात है कि अभी वहां पर ये नहीं पता कि कौन हेड कर रहा है, कौन वहां पे कमांड में है। रानिल विक्रमसिंघे भी, उनका भी स्टेटस को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस है। स्पीकर को लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सब मानते हैं कि वो राजपक्षा परिवार के काफी क्लोज है, उनको लेकर भी ये तमाम बातें हैं। तो एक तो है कि वहां पर कुछ मैच्योर लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा, अपोजिशन को सामने आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, जैसे IMF किसके साथ बातचीत करे, क्योंकि IMF कुछ कंडीशंस लगाना चाहती है। टैक्स को लेकर के IMF का वहां पे नाराजगी है, टैक्स बढ़ाना चाहते हैं वो चाहते हैं किस तरह के रिफॉर्म हो, तब हम बेल आउट पैकेज डिस्कस करें। तो अभी डिस्कशन किसके साथ होगा? अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी किसके साथ डिस्कस करे? तो मेरे ख्याल से एक तो वहां पे जरूरी है कि कुछ हेड्स आए, अगर कुछ लोग आए जिन्हें चिन्हित करके जिनके साथ बातचीत का प्रोसेस शुरू किया जा सके। दूसरा है कि वहां पे इमीडिएट तौर पर रिलीफ चाहिए, और रिलीफ में वहां पे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। दो चीजों पे चाहिए, एक तो मेडिसिन पे और दूसरा ये जो आपका ऑयल है उसको लेकर के चाहिए। इसके बाद आप दूसरी प्रक्रिया के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये कि कुछ लोग जो जनता के अंदर है वो इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी आए, वो चाहते हैं कि नई तरह से सरकार चुन के आए। तो उस गुट को कैसे समझाया जाएगा, इस पे अभी तक कोई मेरे ख्याल से कोई स्पष्ट चीज नहीं है। लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण है कि कोई नोन हेड्स वहां पर आए जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी डिस्कस करे, बेल आउट करे श्रीलंका को अभी हाल में, और फिर वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ताकि इकोनॉमी रिवाइवल की ओर बढ़े। ये जो आंदोलनकारी है, इनके पीछे कोई कुछ राजनीतिक दल है या ये स्वतः स्फूर्त है, इनका कोई नेता नहीं है?
अभी तक तो कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा फिलहाल। देखिए स्वतः तो जो दिख रहा है वो लार्जली स्वतः ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोजिशन लीडर्स का सपोर्ट नहीं था। इनिशियली सपोर्ट था, खास करके जब तक महेंद्र राजपक्षे देश में थे तब तक अपोजिशन लीडर्स भी इसमें थे। लेकिन उसके बाद जो दिखा है हालात, इस सबसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये जनता किसी के भी अभी पकड़ में नहीं है। जैसे आप अरब स्प्रिंग में जैसे हमने देखा था कि एक मेजर तौर पर लोग बाहर आ गए हैं, कोई लीडर नहीं है उस तरह का। कुछ आप यंग स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, वो राष्ट्रपति की बिल्डिंग में जाके कुछ क्रांतिकारी गाने गा रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें हो रही है वहां पर, और ये इसलिए ही हो रही है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्रोटेस्ट नहीं है। अगर ऑर्गेनाइज होता तो शायद किसी एक मैदान में इकट्ठा होते, कोई रैली होती। इस तरह का कोई कॉल नहीं है। तो ये भी दिखाता है कि जनता हद से ज्यादा वहां पर परेशान हो चुकी थी इकोनॉमिक कंडीशन से, और उसके पास मेरे ख्याल से करो या मरो की स्थिति पहुंच गई थी कि अगर वो कुछ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, या तो बर्दाश्त करते रहे जो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी, या तो उसको लेकर के एक प्रोटेस्ट करे और इन तमाम नेताओं को वहां से हटाए जो करप्ट है और जो इनकैपेबल है वहां पे सोल्यूशन लाने के लिए। ये जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्थिक संकट के साथ साथ ये राजनीतिक संकट भी पिछले दिनों बढ़ रहा था, क्योंकि जो राजपक्षे परिवार था उस पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप थे, और इनका जो सरकार चलाने का जो तरीका था वो बहुत तानाशाही पूर्ण तरीका था। किसी तरीके के विरोध को नहीं बर्दाश्त कर रहे थे, किसी तरीके के डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो वो गुस्सा लोगों का धीरे 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 बढ़ता जा रहा था, और आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक संकट की वजह से जिसे कहते हैं ना कि ज्वालामुखी पूरी तरीके से फट पड़ा। तो जो राजनीतिक दिक्कत थी उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी है तो और बेहतर होगा। देखिए, राजनीतिक ये था कि एक परिवार ही पूरी तरीके से काबिज था। राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, दो भाई पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। प्रोजेक्ट्स देखिए आप, श्रीलंका के अंदर एक कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और ये कहा जाता है कि चाइना का एक तरह से सॉवरेन पार्ट हो गया है। वो पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। अपोजिशन पार्टी उसका विरोध करती रही, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की श्रीलंका की। इन सबको दरकिनार करते हुए, मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने वो पारित किया, कोलंबो पोर्ट सिटी। हम्बनटोटा के बारे में सब जानते हैं कि हम्बनटोटा राजपक्षा परिवार का मेन गढ़ माना जाता है, इसीलिए वो वहां पे प्रोजेक्ट्स ले गए। तो ये तमाम चीजें उनके साथ, नेपोटिज्म की जो बात है वो आज से नहीं काफी समय से रही है। करप्शन केसेस भी रहे हैं। जो पिछली सरकार थी, जब महेंद्र राजपक्षा के पहले सिरिसेन थे, तो करप्शन के केसेस भी इस परिवार पे आए। लेकिन फिर से ये जीत क्या है, क्योंकि अल्ट्रा नेशनलिस्ट अपील इनकी हमेशा रही है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि LTTE के खिलाफ की लड़ाई में, और इन पे मेजर एलिगेशन है ह्यूमन राइट वॉलेशंस के। चाइना से इनको काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, UN में इनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन चाइना से इनको लगातार सपोर्ट मिलता रहा और चाइना की तरफ इनका झुकाव भी रहा। तो इस तरह की चीजों के चलते वो अपोजिशन में किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण है बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जनवरी में इस क्राइसिस का सबको पता था। जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो बोल रहे थे कि श्रीलंकन इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, IMF के पास जाना चाहिए। लेकिन अपने ही जिद के चलते, अपनी ताकत के चलते इन्होंने उन तमाम एक्सपर्ट्स को नकार दिया। मेरा सवाल यह था कि क्या राजपक्षे की जो सरकार थी वो राष्ट्रवादी सरकार थी? अल्ट्रा नेशनलिस्ट जिसे आप कह सकते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म था। तो वो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? अल्ट्रा नेशनलिज्म जो था वो क्या सिर्फ एक समुदाय विशेष का ध्यान रख रहे थे? देखिए, वो जीत के ही आए थे वहां पे। वॉर को वहां पे खत्म करने के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। ह्यूमन राइट वॉलेशंस की लगातार उनपे एलिगेशंस रहे। वेस्टर्न अगर आप देखिए, UK, USA में उनके खिलाफ काफी चीजें रही है। वो तमाम चीजों को दरकिनार करते गए। उनको सैन्य जो सहायता थी वो चाइना से उनको बहुत मिली है। इस पूरे LTTE के खिलाफ जो उन्होंने जिस तरीके से किया, तमिल्स के खिलाफ वो काफी रहे। ईस्टर बॉम्बिंग के बाद वहां पे आप देखिए तो मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का माहौल, पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया गया इनके तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से।
तो ये तमाम चीजें वो सेंटिमेंट पे काफी उन्होंने राजनीति की है और उसका उनको सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि हाँ, एलटीटी को खत्म करने का श्रेय उनको दिया गया। राजपक्षा, गोटाबाया राजपक्षा एक काफी पॉपुलर पर्सनालिटी रहे श्रीलंका के उस दौर में। लेकिन इसके चलते उनकी जो इकोनॉमिक विफलताएं हैं और जो विफलताएं हैं वो इतना हाईलाइट नहीं, पर जब वो पूरी तरीके से ऊपर के सामने आ गई तब उनके खिलाफ इतना बड़ा रोष देखने को मिला। अन्यथा हाँ, वो आप कह सकते हैं कि एक पॉपुलिज्म के ऊपर प्ले करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। भारत श्रीलंका के संकट में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है वहां स्टेबिलिटी लाने के साथ में, या क्योंकि भारत का श्रीलंका से बहुत ही परंपरागत एक बड़े अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, तो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत की बहुत अहम भूमिका रहेगी। भारत की भूमिका अगर आप देखें तो चाहे वो क्रेडिट लाने की बात हो, ऑयल और डीजल को लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री वहां पर थे। उन्होंने इमीडिएटली जो मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन, उसको लाने की बात वहां पर रहते हुए की। तकरीबन 2 बिलियन की सहायता भारत अब तक प्रॉमिस कर चुका है। कुछ इसमें से जा चुका है, कुछ जाना है, लेकिन आगे भी भारत को एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके कई कारण है। एक तो ये है कि भारत एक रीजनल पावर है और श्रीलंका के काफी क्लोज है। अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है इंडिया को श्रीलंका के कॉन्टेक्ट में, तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडिया ने जो प्ले किया है वो अलग है। लेकिन उसके अलावा भी इंडिया को काफी, जैसे फूड आइटम्स हो गए, एसेंशियल मेडिसिन हो गई, तमाम चीजों की वहां पर मदद की आवश्यकता है और भारत कर सकता है। दूसरा, भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लॉबी कर सकता है कि श्रीलंका को तत्कालीन जो भी इमीडिएट रिलीफ है वो दिया जाए। IMF इंडिया का रोल हो सकता है और इस तरीके से भारत वहां पे एक पॉजिटिव कर सकता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया के बिना इंटरवेंशन के वहां पर मेजर रिलीफ नहीं होने वाला। इंडिया को एक रोल वहां पे डेफिनेटली प्ले करना पड़ेगा। क्या जो श्रीलंका के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे भारत को चिंतित होने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति श्रीलंका की है, भारत में भी धीरे धीरे स्थितियां कमोवेश जो खराब होती जा रही हैं। खासतौर पर जैसे नोटबंदी के बाद जो भारत की आर्थिक जो प्रगति थी वो काफी नीचे चली गई। महामारी के दौरान भी भारत की आर्थिक स्थिति को बड़ा बड़ा झटका लगा। साथ ही साथ बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ गई। महंगाई की स्थिति अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है कि अगर श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं तो क्या भारत में उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है? ये आशुतोष, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हिसाब से इस आपके प्रश्न को उत्तर देने का कोशिश कर सकता हूँ। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2011 में जब ट्यूनीसिया में संकट पैदा हुआ, जिसको अरब स्प्रिंग कहा गया, तो जो हवा निकली मिडिल ईस्ट में, इसी तरीके से लोग सड़कों पर निकले थे, इसी तरीके से लोगों ने विद्रोह किया था, गोली चलाने की परवाह नहीं की थी, लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन एक के बाद एक पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो जमी जमाई सरकारें थी वो सारी की सारी उजड़ गई थी। जी, देखिए, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया का दो है। एक तो मिडिल ईस्ट में तानाशाह ज्यादा थे। साउथ एशिया के अंदर आप देखिए तो आज की तारीख में कमोबेश डेमोक्रेसी है हर देश में। नेपाल के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए डेमोक्रेटिक, जो भी आप उसको कहें, लेकिन वहां पे भी एक तरह की डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी है। मालदीव्स के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो वो हाल ये है यहाँ पे। जो भारत की जो सवाल है, भारत की इकोनॉमिक स्थिति पर अब काफी सारी टिप्पणियां पिछले कुछ समय में की गई है। इन्फ्लेशन रेट हाई है, ग्रोथ रेट अनएक्सपेक्टेडली जितना एक्सपेक्ट था उतना नहीं हुआ है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी और श्रीलंकन इकोनॉमी में दो मेजर डिफरेंस है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, श्रीलंका एक छोटी इकोनॉमी है, छोटा देश है। श्रीलंकन इकोनॉमी कंप्लीटली वन सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, हाईली डिपेंडेंट थी, और उस सेक्टर को टूट जाने की वजह से, उस सेक्टर में प्रॉब्लम आने की वजह से पूरी देश के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। वो टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडिया का इस तरीके का कोई ऐसा मेजर सेक्टर नहीं है जिसपे वो हाईली डिपेंडेंट हो। मतलब तो एक ये इंडिया के पक्ष में जाता है, मेजर इकोनॉमी है। दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबली बहुत लिंक्ड है। आप दुनिया के टॉप 6-7 इकोनॉमीज में माने जाते हैं। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा रिसेशन आ रहा है, जो मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर करूं, तो इसका अर्थ ये है कि दुनिया में एक मेजर रिसेशन आने जा रहा है।
और उसकी गंभीर परिणाम हो जाएंगे। मतलब अगर इंडिया का हाल श्रीलंका हो रहा है अगर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में मेरे ख्याल से चाइना को छोड़ करके इसका एक मेजर आपको रिपरकशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं जितना समझता हूँ अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो हाँ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते काफी सारे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड पूरे दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में नहीं पहुंची है जहां पे ऐसी स्थिति आ जाए कि इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी भी एक मेजर श्रीलंकन क्राइसिस की तरफ चली जाए। आपने कहा कि इंडियन इकोनॉमी की स्थिति वैसी नहीं होगी ऐसा आपका, लेकिन मिसमैनेजमेंट तो यहाँ भी काफी दिखाई पड़ रहा है जी। मिसमैनेजमेंट और डिमोनेटाइजेशन कर देते। जीएसटी एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, मनमोहन सिंह के जमाने में उसको लागू करने की कोशिश की जा रही थी, और आपने जिस तरीके से उसको लागू किया उसका बड़ा बुरा असर पड़ा और इकोनॉमी आपके 8% से घट के 3.7% पे आ गई। देखिए, अगर ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेशन था उसके नीचे जा रही है, आईएमएफ बार बार वो बदलना पड़ रहा है इंडिया का एस्टिमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के अंदर। उसका कोविड का भी असर है इंडियन इकोनॉमी पर, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट को लेकर भी आप कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली रेज किए, बट जैसा मैं जो समझ सकता हूँ कि हाँ, इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि रिसेशन या श्रीलंका जैसी हालत हिंदुस्तान की हो सकती है। हाँ, अगर पॉजिटिव चेक्स अभी किए जाए, जैसे कि अगर आप देखें तो डॉलर रेट काफी बढ़ रहा है, इंडियन रुपी करेंसी काफी नीचे जा रही है, ये सब चिंताजनक बातें हैं। अगर अभी कुछ स्टेप्स लिए जाए तो इसमें करेक्शन हो सकता है, अन्यथा हाँ। बट जैसे मैंने कहा कि अगर इंडिया में मेजर क्राइसिस होगा, पूरा विश्व उससे अनटच्ड नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपको बहुत सारे देशों में ऐसी हालत देखने मिली। बिल्कुल धनंजय जी, इस वक्त जो श्रीलंका की हालत है, जाहिर सी बात है हर दुनिया के हर देश को इस वक्त चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि महामारी के बाद जो पहला देश है जो फेल हुआ है और जहां पर अराजकता फैली है वो श्रीलंका है। भारत को चिंतित होने की जरूरत है, लेकिन भारत को अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा धनंजय जी का साफ तौर पर मानना है। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गहरी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ें बहुत बहुत गहरी है और बहुत बड़ी आबादी है और ज्योग्राफिकली भी बहुत बड़ा देश है। तो जाहिर सी बात है वैसी स्थिति पैदा तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी सजग रहने की जरूरत जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।